कोरोना वाला 2020, वैक्सीन वाला 2021। नमस्ते, मैं राशिद। एक ऐसे वक्त में आपसे मुखातिब हूं जब ये तो कहूंगा ही कहूंगा, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की बहुत मुबारकबाद। और ऐसे में हिंदुस्तान को इंतजार है वैक्सीन का, हिंदुस्तान को इंतजार है जिंदगी का। आज बात डर या दहशत की नहीं करूंगा, आज बात किसी सनसनी की नहीं करूंगा, आज बात किसी अफवाह की नहीं करूंगा, बात करूंगा जिंदगी की, बात करूंगा नए साल की, नए साल पर मिलने वाली वैक्सीन की सौगात की। वैक्सीन के लिए क्या है तैयारियां, ये तो आप जानेंगे ही। आपका नंबर कब आएगा ये भी आप देखेंगे। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन वाला साल 2021 है। और वैक्सीन वाले साल 2021 में किस तरह से भारत बनने जा रहा है वैक्सीन का विश्व विजेता, ये भी हम बताएंगे। और हमारा यकीन है, विश्वास है, भारत जीतेगा, जरूर जीतेगा। वो भारत जो लॉकडाउन में भी जीता, वो भारत जो कोरोना के खिलाफ जीता, वो भारत जिसने मौत पर विजय पाई, वो भारत जिसने जज्बा दिखाया, वो भारत जिसने ये बताया कि हाँ, फ्रंटलाइन वर्कर्स किस तरह से काम करते हैं, वो भारत जिसने ये बताया कि 24 घंटे 7 दिन किसी जिंदगी को महफूज रखने का मतलब क्या होता है। लेकिन हाँ, साल 2021 एक नई बात भी कह रहा है। साल 2021 ये कह रहा है कि 2020 में चीन वाले कोरोना ने डराया था, लेकिन ब्रिटेन वाला कोरोना दस्तक दे चुका है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, सजग सचेत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना 1.0 के बाद कोरोना 2.0 के कई स्ट्रेन भारत में मिल चुके हैं। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना वैक्सीन पर साल 2021 की सबसे बड़ी खबर। 2 जनवरी को देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने जा रहा है। हर पॉइंट पर होंगे 25 हेल्थ वर्कर्स। ड्रग कंट्रोलर जनरल बोले नया साल हैप्पी होगा। यह अभी की बड़ी खबर है। अगली ब्रेकिंग न्यूज चलाएं। ड्राई रन से पहले सीएसआईआर के डीजी ने बड़ा बयान दे दिया है। देश को वैक्सीन देने के लिए पूरी तरह की तैयारी है। वैक्सीन की खबर से वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स में जोश है, ये डीजी सीएसआईआर ने बोला। सबसे बड़े लोकतंत्र में वैक्सीनेशन की खबर से बहुत खुशी है, ये भी सीएसआईआर के डीजी ने बोला है। क्या बोला है सीएसआईआर के डीजी ने, ये आप सुने। और प्रधानमंत्री ने नए साल के लिए कैसे नया मंत्र दिया, और ये भी कहा कि हम वैक्सीनेशन के लिए कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। दोनों को ही आप सुने, सीएसआईआर डीजी। और हाँ, याद रखिएगा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, आज मैं आपको बोलूंगा हेल्दी न्यू ईयर। That is a fantastic statement coming from the highest office in the country that gives a confidence to the society that such a mass scale program is indeed possible. And why not? We conduct the largest election on the planet, and that goes on so smoothly. There are no major complaints in our election process. It is free and fair, and everybody has a right to go and vote. We have conducted vaccination programs on diseases like polio, smallpox, and we have gotten rid of them. There are fantastic things to do, and that gives a confidence when the highest office in the country says that we are capable of delivering vaccine to the people. I think there is a sufficient enthusiasm now amongst all the healthcare workers and scientists that we can do it. साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई। लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। प्रधानमंत्री ने यह कहा है ना कि अफवाहों का बाजार गर्म ना होने दें। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दवाई भी और कड़ाई के मूल मंत्र के साथ में इस साल में चलना पड़ेगा। और मैंने आपसे कहा था ना शुरू में
1 घंटा हम डराएंगे नहीं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल होगा, वकील भी होंगे, जिनके जरिए आप ये जानेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करना है। डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे कि ड्राई रन का मतलब क्या है। डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे कि वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम भारत का शुरू होने वाला है, इसके जरिए कि आपको संजीवनी मिलेगी और उसके बाद साल 2021 कोरोना के साथ में आपको किस तरह से गुजारना है। महामारी को लेकर के बात होगी, आपकी जिंदगी की बात होगी। और इसीलिए शो का नाम हमने एक और दिया है, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतनी सी उम्मीद वैक्सीन की। उम्मीद के साथ में शो देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, इसे हेल्दी न्यू ईयर बनाना है, यह संकल्प होगा। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। पहला इन्फोग्राफिक। 2 जनवरी से देश भर में ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है। तो 4 राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन का कामयाब ट्रायल हो चुका है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन कराने का फैसला किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन कराया जाएगा। ड्राई रन के लिए राजधानियों में 3 पॉइंट तय किए जाएंगे। 28-29 दिसंबर को पंजाब, असम में वैक्सीनेशन की तैयारी का ट्रायल हुआ है। आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में तैयारियों को परखा गया है। और डीजीसीआई ने संकेत दे दिए हैं कि नए साल की शुरुआत में वैक्सीन हो जाएगी। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा बड़े शहरों में भी ड्राई रन शुरू होने जा रहा है 2 जनवरी से। अगली बड़ी खबर। अब आप ये पूछेंगे ये ड्राई रन क्या होता है। वैक्सीनेशन के बारे में आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ड्राई रन होता क्या है अब आप ये जाने। क्या होता है ना, ड्राई रन कोविड वैक्सीनेशन की एक रिहर्सल की तरह है। वैक्सीन किस तरह से लगाई जानी है, कब लगाई जानी है, कितनी मात्रा में लगाई जानी है, इसकी पूरी प्रिपरेशन को बोलते हैं ड्राई रन। देखा जाएगा ड्राई रन में कि वैक्सीनेशन में क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, क्या क्या अड़चने आ रही हैं। अड़चनों को दूर किया जाएगा, मॉक ड्रिल इसे कहते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगेगी। और ड्राई रन होगा कैसे, अब आप ये जाने। क्या है ना, एक ऐप होगा कोविन। ड्राई रन में कोविन पर जरूरी डेटा एंट्री होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारी निगरानी रखी जाएगी। वैक्सीन डिलीवरी, टेस्टिंग की रसीद मॉनिटर की जाएगी। ड्राई रन में वैक्सीनेशन साइट्स पर मॉक ड्रिल की निगरानी होगी। कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। और वैक्सीनेशन साइट पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की भीड़ ना लगे। लेकिन वैक्सीनेशन की तैयारी में लोगों को किस तरह से रखा जाएगा, 1 करोड़ कैसे हेल्थ वर्कर्स होंगे और बाकी क्या क्या होंगे, अब आप ये देखें। और मैं चाहूंगा कि मेरी पीसीआर की टीम, मेरी वाइब्रेंट टीम इसे लोअर के तौर पर भी आगे बार बार दिखाते रहें, क्योंकि शुरू में यह फैसला किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी और बाकी हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, उन 1 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई यानी चिन्हित किया जाएगा। 2 करोड़ फ्रंटलाइन फोर्स होगी। अब फ्रंटलाइन फोर्सेज में कौन कौन से आप जाने, इनमें पुलिस वाले होंगे, इनमें साफ सफाई कर्मी होंगे, एमसीडी वाले होंगे, नगर पालिका वाले होंगे। ये सारे फ्रंटलाइन फोर्स की तरह इन लोगों ने काम किया है, अपनी जान की परवाह नहीं की। तो ये 2 करोड़ फ्रंटलाइन फोर्स होगी। और इसके अलावा 27 करोड़ बुजुर्ग होंगे जो 30 साल से ऊपर के हैं, या माफ कीजिएगा 50 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, इन्हें भी आइडेंटिफाई किया जाएगा या कर लिया गया है बल्कि। लेकिन इन सभी खबरों के बीच भारत का कोरोना अपडेट क्या है, इससे पहले कि मैं डॉक्टर को ओपन करूं और डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस करूं, यह इन्फोग्राफिक भी आप देखें। कोरोना से हर दिन होने वाली मौत के आंकड़ों में भारत में गिरावट आई है और इसीलिए मैंने कहा था ना, हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ हेल्दी न्यू ईयर आपको बोलूंगा। भारत अब रोजाना मौत के मामले में 12वें नंबर पर पहुंच गया है। दुनिया के 11 देश ऐसे हैं जहां हर दिन भारत से ज्यादा मौत हो रही है। नए मरीजों के मिलने के मामले में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आ गया है, पायदान में बहुत नीचे। सितंबर तक भारत में सबसे ज्यादा नए मरीज मिलते थे। सितंबर तक भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हो रही थी। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी में आज की तारीख में भारत से ज्यादा मौत हो रही है। यूके, रशिया, इटली, पोलैंड में भी भारत से ज्यादा मौत हो रही है। लेकिन मोर्टालिटी रेट में भारत ने बहुत कामयाबी पाली है। मोर्टालिटी रेट बहुत नीचे चला गया है। गेस्ट पैनल को ओपन कर देता हूं मैं। देश के जाने माने डॉक्टर मेरे साथ में जुड़े हैं, देश की जानी मानी वकील भी मेरे साथ में जुड़ी हैं। इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। डॉक्टर रजत, सीनियर कंसल्टेंट, यशोदा हॉस्पिटल। डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर, एम्स। डॉक्टर अरुण पांडे, सीनियर कंसल्टेंट, सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी, फेलिक्स हॉस्पिटल। निशा बंत, देश की जानी मानी वकील, मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। आप सभी को नए साल की बहुत मुबारकबाद। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी हेल्दी न्यू ईयर। आप देश को अच्छा करें, आप देश को अच्छा रखें। आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है और इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी को सैल्यूट करती है, क्योंकि आप सारे के सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, नए साल पर भारत का एक ही सवाल, वैक्सीनेशन कब से शुरू होगी, भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? ये आपका प्रश्न बिल्कुल बड़ा वाजिब है और मैं सबसे पहले जब आपने नववर्ष की शुभकामनाएं दी, मैं भी आपको, आपकी टीम को, न्यूज एक्स की
न्यूज एक्ट से मैं मार्च से ही जुड़ा हुआ हूं और बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने में न्यूज एक्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदायगी की है, इंग्लिश चैनल ने भी, हिंदी चैनल ने भी। और हम सभी दर्शकों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और नववर्ष डेफिनेटली 2021-2020 के मुकाबले बेहतर होगा, ऐसी हम लोगों की आशा है, ईश्वर से प्रार्थना है। अब आपका जो सवाल था कि वैक्सीन कब से शुरू हो जाएगी, तो देखिए वो सवाल पिछले 2 महीनों से चल रहा है, पिछले हफ्ते से चल रहा है, कल से चल रहा है, परसों से चल रहा है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक है डीसीजीआई की समिति की और उसमें कुछ निर्णय पॉजिटिव हो सकता है, जैसा डीसीजीआई ने कल डॉक्टर पानी ने कल इंडिकेट किया है। ठीक है, तो उससे हम लोग सभी एक्साइटेड हैं, अपबीट हैं और दोपहर के बाद हमको शायद अच्छी जानकारी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि तीनों वैक्सीन जो हमारी हैं, कोविशील्ड, फाइजर और कोवैक्सीन, तीनों ही अंडर कंसिडरेशन है इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए। और हम चाहते हैं कोविशील्ड थोड़ा सा आगे है और फाइजर तो लगी रही है अमेरिका और ब्रिटेन में और बाकी कुछ कंट्रीज में। तो आज दोपहर तक उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छी खबर आए तो अगले हफ्ते से रोल आउट हो सकता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रजत, सीनियर कंसल्टेंट, यशोदा हॉस्पिटल। अगला मेरा सवाल यह है कि वैक्सीन आ जाने का मतलब, भारत एक और सवाल कर रहा है कि क्या वैक्सीन आ जाने का मतलब यह है कि हमें संजीवनी बूटी मिल जाएगी? क्या कोरोना अलग अलग अपनी संरचना बदल रहा है? कोरोना वायरस में म्यूटेशन लगातार होती चली जा रही है, तो ऐसे में वैक्सीन अभी मौजूदा दौर में तो कारगर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ही संरचना बदलती चली जाएगी, तो क्या भारत में जितनी भी वैक्सीन आएगी, चाहे जनवरी में, फरवरी में या मार्च में, क्या ये आगे अगले म्यूटेशन के लिए भी कारगर रहेगी? देखिए, म्यूटेशन होना नेचुरल है और ये वायरस नॉर्मली इवॉल्व करता है म्यूटेशन से। बट थैंकफुली जो भी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में हमारे साथ, कोविशील्ड और दूसरी फाइजर की वैक्सीन, दे बीन वेरी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द ओल्ड वायरस एंड द म्यूटेंट वायरस। तो हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जस्ट दैट ये जो वैक्सीन है, कोविशील्ड जो वैक्सीन है, ये 70% इफेक्टिव है इन द करंट ट्रायल्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्किंग हमें करनी है, हमें उसमें कोई भी हमें कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, बाकियों के पास में जाएंगे, लेकिन एक इन्फोग्राफिक बताना बहुत जरूरी है। नए साल पर हम ये तो कह रहे हैं कि खुशखबरी आने वाली है। नए साल पे आईसीएमआर की तरफ से कहा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से भी संकेत दिया गया है, लेकिन खुशखबरी के साथ साथ एक और खतरा भी दस्तक दे चुका है। ये खतरा कहां का है? ये खतरा है ब्रिटेन का। अब ये ब्रिटेन का खतरा क्या है? अब आप ये देखें स्क्रीन पर, इन्फोग्राफिक के जरिए हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको। क्या है ना, 33,000 यात्री हाल ही में ब्रिटेन से भारत आए। 25 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से मुसाफिर भारत आए। इनमें से अब तक 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ और सैंपल्स में नए जीनोम का भी पता लगाया जा रहा है। पॉजिटिव मिले मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। संपर्क में आए लोगों को भी अलग क्वारंटीन किया गया है। जो इन्फेक्टेड हैं, उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं, इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्रिटेन से बड़ा खतरा आया। लेकिन अभी तक लैब रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, किस लैब में कितने नए स्ट्रेन मिले हैं, अब आप ये देखें। एनसीडीसी दिल्ली में कुल 14 टेस्ट हुए, 8 लोगों में नया स्ट्रेन मिला। एनआईबीजी कल्याणी में 7 टेस्ट हुए, 1 में नया स्ट्रेन मिला। एनआईवी पुणे में कुल 50 टेस्ट हुए, 1 में नया स्ट्रेन मिला। निम्हांस बेंगलुरु में कुल 15 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिनमें 7 में नया स्ट्रेन मिला है। सीसीएमबी हैदराबाद में कुल 15 टेस्ट हुए, 2 में नया स्ट्रेन मिला है। आईजीआईबी दिल्ली में कुल 6 टेस्ट हुए हैं, 1 में नया स्ट्रेन मिला है। डॉक्टर अरुण पांडे, ये नए स्ट्रेन के खतरे के बारे में तो हमें बताएं, लेकिन ड्राई रन में क्या होगा और ड्राई रन के जरिए क्यों ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की तैयारी के फाउंडेशन स्टोन के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए? थोड़ा सा रोशनी डालें आसान शब्दों में। देखिए, सबसे पहले तो 2021 आने वाला आ गया है आज। हाँ। तो आप सभी को, आपके पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि एमसी मिश्रा सर ने कहा कि जो ये वैक्सीन की खुशखबरी बहुत जल्दी आ सकती है। डॉक्टर रजत, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। डॉक्टर रजत, हाँ डॉक्टर पांडे आप बोलेंगे। डॉक्टर रजत, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, क्योंकि आप लगातार टीवी स्क्रीन पर हैं, अगर अपने फ्रेम को स्टैटिक रखेंगे, स्टिल रखेंगे, ज्यादा अच्छा होगा ताकि मूवमेंट नहीं हो। आप लगातार स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर पांडे आप बोल सकते हैं।
होने वाला है, उसमें जो आपने पहले ही बताया, आपके ओपनिंग में ही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, एक एक चीज एक एक कैसे पेशेंट को दिया जाएगा, ये ड्राई रन में ये प्रोसीजर ही है किसी भी वैक्सीन को ड्राई रन जब हम कराते हैं। रही बात आपने जो स्ट्रेन की बात की जो ब्रिटेन से आ रहा है, तो जैसे सभी जानते हैं कि वायरस की एक प्रकृति होती है, ठीक है, म्यूटेंट होती है। हाँ, आपने पहले भी देखा होगा जब इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू का वायरस आया, वो भी म्यूटेंट करके बार बार म्यूटेंट हो रहा था और जिससे कि हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे थे। करेक्ट। लेकिन इसमें भी ये है कि अभी जो ये कोविड-19 है, हाँ, इसके अगेंस्ट की वैक्सीन तो बन गई है, और जो म्यूटेंट है, ठीक है, और हमारे देश में जो बनी हुई है, जो स्वदेशी है, वो लगभग 70% सेंसिटिविटी है। तो ये मान के चला जा रहा है कि ये भी वैक्सीन उस पर काम करेगी, जो स्ट्रेन जो म्यूटेंट होके आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, जो इस साल जो वैक्सीन लगने वाला है, जैसे आपने भी खबर देखी होगी कि 2 दिन पहले जो बात हो रही थी कि क्या ये 2 डोज में मिलेगा या 3 डोज में मिलेगा। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेन है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, उसका हम लोग कर्टेल कर रहे हैं। जैसे आपने डाटा भी बताया, देखिए बाकी देशों में जो ब्रिटेन वाला म्यूटेंट वाला जो वायरस है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, लेकिन इंडिया में अभी भी कर्टेल है। तो हम लोग इस पे अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आशा ये है कि जो वैक्सीन लगने वाली है, ठीक है, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भी जो ठीक है, जारी करेगा गाइडलाइन, उसमें हम लोग इसको वैक्सीन को दोबारा आपके पास में आते हैं। चूंकि वैक्सीनेशन के साथ ही साथ वैक्सीनेशन के कानूनी पहलू को जानना जरूरी है, और कानूनी पहलू में एक और चीज को लेकर के जानना चाह रहा था। ब्रिटेन से आए हुए कई लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं। हमने शुरुआती दौर में भी ये देखा था कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने सिम्टम्स के बारे में बताया नहीं था। निशा पंत के पास में चलते हैं। निशा, वैक्सीनेशन के लीगल एस्पेक्ट क्या हैं? एक वैक्सीन के अप्रूवल से पहले लीगली क्या क्या देखा जाता है, और भारत सरकार की तैयारी लीगली क्या क्या होती है, बताएं। सबसे पहले इंडिया न्यूज को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। और इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैक्सीन्स के अप्रूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अंडर द कॉस्मेटिक एंड ड्रग एक्ट एंड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, यूजुअली जो वैक्सीन्स की टाइम ड्यूरेशन होती है वो 2 से 5 साल तक की होती है। बट कोविड के समय में और कोरोना की जो वैक्सीन है वो फास्ट ट्रैक रखी गई है, और गवर्नमेंट ने काफी इसके लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी तैयार की हैं। ये 3-4 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज में जो होता है इसका एनिमल्स पे ट्रायल होता है, एनिमल मॉडल्स पे इसका ट्रायल करते हैं। फिर ये दूसरे चरण में आता है जिसपे इसका स्मॉल बैच ऑफ ह्यूमंस पे ट्रायल होता है। Okay. जब वहां थोड़ा सक्सेस पाया जाता है तो ये थर्ड फेज में आता है जिसमें इसमें लार्ज बैच ऑफ ह्यूमंस पे ट्रायल होता है। ठीक है। उसकी सक्सेस देखने के बाद ही ये फाइनल अप्रूवल स्टेज पर आता है। ओके, ठीक है, ठीक है। ये तो अप्रूवल के अलग अलग स्टेजेस को लेकर के बात हो गई। एक चीज और निशा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कई मैं ऐसी खबरें देख रहा हूं हाल के दिनों में कि जैसे नकली दवाइयों का भी एक चलन सा भारत में चलता रहा है। एक पैरेलल इंडस्ट्री कई लोगों ने बना करके रखी है। वैक्सीन को लेकर के भी इस तरह का डर पैदा होने लगा है। अगर अच्छी चीज होती है तो बुरी भी होती है, लेकिन हमें अलार्मिंग सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ना है। चूंकि आप एक लॉयर हैं, आपको कानूनी पहलू के बारे में पता है। अगर कोई नकली वैक्सीन बनाता है, अगर कोई नकली दवाई बनाता है, तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून क्या सख्ती दिखाता है? जी, 2008 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करे गए थे जिसमें अडल्ट्रेटेड ड्रग्स की जो पनिशमेंट है वो बढ़ाकर 10 साल तक कर दी गई अच्छा। थी, विच कैन ऑल्सो इंक्रीज अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके। और इसमें फाइन भी है, 10 लाख तक का फाइन भी है, और फाइन भी है, और 3 times of the value of confiscated ड्रग्स। ठीक है, ठीक है, ठीक और है। किसी केस में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस भी करार दिया गया है। अच्छा। और कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है और नॉन बिलेबल ऑफेंस के जैसे घोषित किया गया है। ये तो लीगल पहलू की बात हो गई, लेकिन अब हम थोड़ा सा फिर से साइंटिफिक वे में कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी आ चुके हैं। लेकिन ये वायरस के अलग अलग स्वरूप को समझने की प्रक्रिया क्या होती है? इसे बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, जिसके जरिए वायरस अगर अपनी संरचना बदल रहा है तो वैज्ञानिक जान जाते हैं। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, बहुत आसान शब्दों में आप समझें। वायरस को पहचानने के लिए जो प्रोसेस होती है ना, इसे ही बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग में किसी भी वायरस का एक पूरा डेटा होता है।
वायरस कैसा है, कैसा दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम के जरिए मिलती है। वायरस के बड़े ग्रुप को जीनोम कहा जाता है। जीनोम के जरिए नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाया जाता है और इसीलिए कहते हैं। लेकिन हाँ, 20 देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन भी पहुंच गया है नए साल के साथ, ये भी खबर है। ये 20 देश कौन कौन से हैं, कितने केसेस आ गए हैं, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिंगापुर से लेकर के कनाडा तक, जर्मनी से लेकर के नाइजीरिया तक, ब्रिटेन से लेकर के बाकी कौन कौन से देश हैं, नॉर्वे तक, और भारत से लेकर के जापान तक कितने केसेस अभी तक सामने आए हैं ये आप देख रहे हैं। लेकिन नया स्ट्रेन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। अगला इन्फोग्राफिक आप देखें। कहा यह जा रहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से 36 करोड़ बच्चों को खतरा है। बच्चों की बड़ी फिक्र होने लगी है और बड़ी बात यह है कि बच्चों के लिए अभी प्रॉपर वैक्सीनेशन की बात नहीं हो रही है, यानी बच्चों के लिए वैक्सीन पर बहुत ज्यादा अभी सफल काम नहीं हो पाया है। तो यहीं पर डॉक्टर डी के गुप्ता को लेकर के आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर डी के गुप्ता, एक ऐसे वक्त में जबकि नए साल का हर कोई वेलकम कर चुका है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या नया स्ट्रेन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है? अगर ऐसा है तो मां बाप को कितनी सावधानी रखने की जरूरत है, मेरा पहला सवाल है। और अगला ये, जिन वैक्सीन पर काम हो रहा है क्या ये बच्चों पर भी उतनी ही कारगर है जितनी बड़ों और बुजुर्गों पर? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी तक जो स्ट्रेन नया मिला है उसमें अभी जो पता लगा है उसमें ये पता लगा कि उसका इन्फेक्टिविटी रेट है या ट्रांसमिशन रेट है वो 50 से लेके 70% तक ज्यादा है पुराने वाले स्ट्रेन से। तो उसमें ऐसा अभी तक नहीं कोई स्टडी में पता लगा कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट है या ज्यादा सीरियस बीमारी करता है या ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं या मोर्टेलिटी रेट हाई है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी भी वायरस का ट्रांसमिशन रेट हाई है तो डेफिनेटली वो एक टाइम पे ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो। तो उन सब में अगर ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे तो ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लोगों में ही कॉम्प्लिकेशन होंगे और डेथ रेट भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बिकॉज का ट्रांसमिशन रेट हाई है, एक ही पैरामीटर है जो हम सबके लिए एक अलार्म की घड़ी बताता है। दूसरी बात, वैक्सीन जो बनी है वो अभी तक जो ट्रायल्स हुए, बिकॉज बहुत कम टाइम में हमने वैक्सीन डेवलप की है, वो सारे ट्रायल्स हुए यंग एज पे हुए, हेल्दी वर्कर्स में हुए, कुछ ऐसे हुए जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स पे भी हुए, बट अभी तक जो ट्रायल्स हैं वो बच्चों पे नहीं हुए। लेकिन बच्चों पे ऑलरेडी हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, बल्कि भारत देश ऐसा है दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है, भारत देश ही बनाता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, चाहे वो BCG हो, हेपेटाइटिस बी हो, MMR हो, मीजल्स हो, चिकन पॉक्स हो, DPT हो, बहुत सारी वैक्सीन हैं जो इंडिया में बनाई जा रही हैं और जो बड़ी सेफ है बच्चों के लिए। बच्चे साइड इफेक्ट भी थोड़े बहुत उनके होते हैं, वो अच्छे से टॉलरेट करते हैं। जानते हैं हिंदुस्तान में अगर वैक्सीन है, हिंदुस्तान में अगर होप है, हिंदुस्तान में अगर उम्मीद है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इसी उम्मीद को कांटा लगाने में लगे रहते हैं। डॉक्टर रजत, अब आपको लेकर के आते हुए, हिंदुस्तान में एक और भी बात हो रही है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बात हो रही है, वैक्सीन को भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में बांट दिया गया है। एक धर्म यह कहता है कि भैया जिलेटिन है, जिलेटिन का मतलब सुअर की चर्बी है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे धर्म में हराम है। एक और धर्म है कैथोलिक्स, ये कह रहे हैं कि मरे हुए भ्रूण के तत्व और उनके टिश्यूज डाले जा रहे हैं और इसी वजह से ये अनैतिक है। एक और धर्म है सनातन धर्म के कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि गाय का खून किसी भी तरह से वैक्सीन में मिलाया नहीं गया है। ये जितने लोग धर्म के साथ में वैक्सीन को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वैक्सीन या दवाई को भी धर्म के चश्मे नजरिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, ये ना तो ये पहली वैक्सीन है ना ये पहली दवाई है जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स किसी ना किसी तरीके से यूज होते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग को इस नजरिए से दवाइयों को और वैक्सीन को देखना चाहिए। इनकी क्वांटिटी एकदम मिनिस्क्यूल होती है और इसलिए होती है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी और उसकी कैपेसिटी के लिए वो डालना जरूरी होता है, लेट इट बी जिलेटिन और एनीथिंग एल्स। तो हमें नहीं लगता है कि इसको किसी भी तरीके से रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। एवरीवन मस्ट गेट द वैक्सीन, एवरीवन अबव 18 इयर्स ऑफ एज, एंड जो भी इंडिकेटेड है वो सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव वो कौन से धर्म से है, कौन सी कम्युनिटी से है, कहां से बिलोंग करता है। हमें लगता है कि इसको किसी को भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इसको रिलीजन की तरफ इसकी तरफ नजरिए से देखना चाहिए। और इसीलिए मैं ये कहता हूं ना कि मजहब नहीं सिखा था वैक्सीन से बैर रखना, क्योंकि कोरोना अपने रूप बदलता जा रहा है। वायरस में अब तक कई बदलाव हो चुके हैं। इन्फोग्राफिक स्टूडियो में चलते हैं जहां पर वायरस ने अभी तक कितने चेंजेस किए हैं और 4 चेंजेस कितने खतरनाक हैं, ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है और डॉक्टर्स की नजर और नजरिए से भी हम ये देखेंगे। 4 रूप। पहला रूप N501Y, ब्रिटेन में ये स्ट्रेन मिला है और ब्रिटेन से ये खतरा पूरी दुनिया में आ गया है। इन्फोग्राफिक में आप देखें N501Y का मतलब क्या है, आप समझें आसान शब्दों में। इसमें अमीनो एसिड को लिखा गया है N और ये कोरोना वायरस में पोजीशन 501 पर था। N को Y ने रिप्लेस कर दिया और इसीलिए N501Y नाम दिया गया। अगला रूप
P681H नाइजीरिया में स्ट्रेन मिला है। स्ट्रेन में पोजीशन 681 पर अमीनो एसिड P को H ने रिप्लेस कर दिया है और इसीलिए P681H नाम दिया गया है। तीसरा रूप HV69/70 फ्रांस साउथ अफ्रीका में भी वायरस में बदलाव दिखा है। स्ट्रेन पोजीशन 69 और 70 पर अमीनो एसिड के डिलीट होने का नतीजा है। चौथा रूप N439K ब्रिटेन में रिसर्चर्स ने इस नए वेरिएंट के बारे में बताया है। इसमें पोजीशन 439 पर स्थित अमीनो एसिड N को K ने रिप्लेस कर दिया है और यहीं पर डॉक्टर एमसी मिश्रा को लेकर के आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, कहा यह जा रहा है कि वायरस जैसे जैसे रूप बदलता चला जा रहा है ना, इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट बहुत ही अलग तरीके के होते चले जा रहे हैं, जिनके बारे में डॉक्टर समझ नहीं पा रहे। कभी ब्लैक फंगस जैसी बीमारी आ जाती है, कभी और बाकी कुछ और भी जो रिप्लेसमेंट हो रही हैं संरचना में, कुछ और भी खतरा सा पैदा हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए वैक्सीन को लेकर के? फिर वैक्सीन कितनी कारगर होगी बाकी नए रूप में, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, ऐसा है, ये जो म्यूटेशंस हैं जिनको चरित्र बदलना कहते हैं वायरस का, हाँ। या बदलना, ये ऐसे ही है जैसे आपको दाढ़ी मूछ नहीं है, आप दाढ़ी मूछ लगा लीजिए, आप रहेंगे वही जो हैं आप। तो इसको बड़े सिंपल तरीके से लोग समझें कि ये जो वायरस की सरफेस पे ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं, इनमें एमिनो एसिड्स होते हैं और वो एमिनो एसिड्स को नंबर दिया हुआ होता है जो आपने बताया अच्छे से, 839, 501 और जो भी नंबर, तो वो उसमें वो को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वायरोलॉजिस्ट जानते हैं, जो वैज्ञानिक लैब में काम कर रहे हैं, वो लोग इसको नाम देते हैं, वो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और फिर वो हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए वैक्सीन काम करेगी, क्योंकि पूरा चरित्र नहीं बदलता है वायरस का। तो जो वैक्सीन का काम है, शरीर में घुस के जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसमें से सेल्स को स्टिमुलेट करना उस इन्फेक्शन के खिलाफ, और वो मेमोरी में चला जाता है, मेमोरी सेल्स बोलते हैं उनको। तो वैज्ञानिकों का मानना ये है कि इतनी ज्यादा इसमें संरचना में बदलाव नहीं है कि वो मेमोरी सेल्स जो है ये म्यूटेंट वायरस को नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, तो बिल्कुल पहचान पाएंगे वो। और इसीलिए अच्छा, दूसरे जब भी म्यूटेशंस होते हैं तो म्यूटेशन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक म्यूटेशन होता है जो न्यूट्रल रहता है, वायरस कुछ करता नहीं है, ना खराब करता है ना अच्छा करता है। एक होता है जो रेयरली अच्छा भी कर देता है। ठीक, करेक्ट। कुछ लोग ज्यादा विरुलेंस हो जाते हैं, कुछ म्यूटेशन ज्यादा विरुलेंट हो जाते हैं। हाँ। जैसे ये वाला जो म्यूटेशन है, जो इसकी चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है कि ब्रिटेन में इस म्यूटेंट वायरस से काफी लोग संक्रमित पाए गए एक रीजन में। पूरे ब्रिटेन में है ये वायरस है, और आपने देख लिया सारी दुनिया में है ये, भारत में भी है ये। और ये तो जो पकड़े गए हैं उनकी बात हो रही है कि भाई 25 निकले, 40 निकले, और कितने लोगों को होके ठीक हो गया ये। लेकिन कल जो एक स्टडी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने की है इस म्यूटेंट वायरस पे, जिसमें उन्होंने तुलना की है, एक तरफ तो पुराना वायरस, एक तरफ तो म्यूटेंट वायरस। हाँ, डॉक्टर एमसी मिश्रा, एक तरफ तो इतना ज्यादा खतरा बता रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, दोबारा आता हूं आपके पास में। आप इतना ज्यादा खतरा बता रहे हैं, लेकिन ईशा, कई ऐसे लोग हैं जो जहालत में ही रहने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन और दवाई को भी धन के चश्मे नजरिए से देखते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दुकानदारी, अपनी ठेकेदारी चलानी होती है। मैं एक अलग तरह की डिबेट इस पर न जाने कितनी बार कर चुका हूं, लेकिन आपको लगता नहीं, जो लोग वैक्सीन और ऐसी चीजें जिसके जरिए जिंदगी बच सकती है, जिसके जरिए जिंदगी बेहतर हो सकती है, इन्हें अगर धन के नजरिए से देखने दिखाने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन हो सकता है क्या? से बहुत ज्यादा आप निशा के चैनल पर डिस्कस करेंगे। निशा से मेरा सवाल है, निशा से। निशा जी, कुछ कंपनीज जो वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व हैं और जो कुछ इंडियन मेक वैक्सीन्स हैं, मेरा ये मानना है कि उनमें इंग्रेडिएंट्स का मेंशन अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स का मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी अपनी एक स्टेटमेंट में बोला कि कोविड की जो वैक्सीन है वो वॉलंटरी है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी वैक्सीन। But to make it more effective and to make it completely effective, it is very necessary that everybody takes it. तो इसको सक्सेसफुल बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे सब लें। और यूरोप में बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो फ्लू और मीजल्स के लिए हैं,
जिनमें इंग्रेडिएंट्स जेलेटिन का होना या किसी भी पशु के मांस का होना इंग्रेडिएंट्स में मेंशन है। तो सब कंपनीज को जो भी वैक्सीन बनाने के काम में इन्वॉल्व हैं उन्हें इंग्रेडिएंट्स कंप्लीटली मेंशन करना चाहिए। और निशा एक और चीज है आप ही के जरिए मैं समझना चाहूंगा। हमने देखा था आज से 9-10 महीने पहले भी कई लोग अपने सिम्टम्स छिपाने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही थी। ब्रिटेन से आए हुए कई लोग हैं जिन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है और अपने बारे में ये लोग सोचते ही हैं कि खुद के बारे में पता ना चल पाए, और अगर ये महामारी फैलती है तो फैलती ही रहे। क्या एपिडेमिक एक्ट में इनके खिलाफ भी कोई कानूनी एक्शन हो सकता है? मैं ये बात सिर्फ डराने के लिए नहीं कर रहा, मैं अवेयर करने की वजह से कर रहा हूं। निशा जी एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है टू मेक रेगुलेशंस एंड मेक प्रोविजंस जिससे कोविड के सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डील करने में सहायक हो। और अगर कोई भी ये रूल्स ब्रेक करने की कोशिश करता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा। और उसे सेक्शन 188 आईपीसी के तहत 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। निशाबंद ने जो बात कही है ना, जो लोग भी अपनी आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटेन से वापस आए हैं, अगर आप अपने बारे में बता देते हैं ना, कई लोगों का आप भला करेंगे। छिपाने की कोशिश ना करें, 6 महीने की जेल भी हो सकती है, वकील निशाबंद ने आपको बताया है। मेरे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा है और याद रखिएगा मेरी ये जो चर्चा है, मेरा जो एक शो है, जिंदगी से भरा हुआ शो है, हेल्दी न्यू ईयर कैसे आपके लिए होना चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से बचना कैसे है, वैक्सीन तक पहुंचना कैसे है, वैक्सीन ले लेने के बाद भी आपको खुद का बचाव क्या करना है, कैसे करना है, ये आगे भी हम बताएंगे। डॉक्टर्स के पास में चलेंगे, लेकिन कोरोना वाला 2020, वैक्सीन वाला 2021। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर, चीन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दे दी है दस्तक। ब्रिटेन से लौटी महिला संक्रमित हुई है। 14 दिसंबर को शंघाई में किया गया था टेस्ट, संक्रमित महिला को किया गया है क्वारंटीन। चीन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। ब्रिटेन से लौटी महिला हुई है स्ट्रेन से संक्रमित। बैक टू बैक अगली बड़ी खबर चलाएं। दुनिया भर में कोरोना के नए स्ट्रेन से बहुत ज्यादा दहशत हो गई है। अब तक दुनिया भर में कोरोना के 8 करोड़ 33 लाख केस सामने आए हैं। 18,15,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना के करीब 2 करोड़ केस हैं। 3,45,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। भारत की बड़ी खबर क्या है ये भी देखें। भारत में कोरोना के गिरते ग्राफ के बीच नए स्ट्रेन से खौफ हो गया है। देश भर में अब तक 25 लोग नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं। अब तक भारत में कोरोना के 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। कुल 1,49,000 से ज्यादा की मौत हुई है। जून के बाद पहली बार दिसंबर में कोरोना के 10 लाख से कम केस। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस। दिल्ली 1% से भी कम हो गई है संक्रमण की दर, यानी दिल्ली के लिए ये अच्छी खबर है, बेहतर खबर है। और मैं एक बार चाहूंगा कि 2000 साल में महामारी वाला जो आंकड़ा है, अगर हम जल्दी से जल्दी लेकर के स्क्रीन पर आ सकें, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर होगा। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास में चलते हैं, सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर डीके गुप्ता, भारत में लोग क्या सोचते हैं ना कि अगर संक्रमण की दर नीचे चली गई है, मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, इसका मतलब यह है कि खतरा कम हो गया है। और लोगों को तब यह लगने लगता है कि वैक्सीनेशन तो अब आ ही रही है, इम्यूनिटी हमारी मजबूत हो ही जाएगी, एंटीबॉडीज तो डेवलप हो ही जाएंगी, लिहाजा कोरोना के खिलाफ हमें मिल गई है संजीवनी बूटी, हमें पूरी तरह से हमारी शील्डिंग हो चुकी है। लेकिन इस स्थिति में किस तरह से अपना बचाव करना है, अपनों का बचाव करना है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है पूरी इन्फेक्ट नहीं हुई है, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉपुलेशन में जो वल्नरेबल है, ससेप्टेबल है, जिनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसा कोई नया स्ट्रेन आता है जिसका इन्फेक्शन रेट हाई है, ट्रांसमिशन रेट हाई है, वो बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा जनसंख्या का साइज बहुत बड़ा है, 135 करोड़ की आबादी है, तो बहुत दोबारा कोई नई वेव ना क्रिएट कर ले। तो इसलिए हम सबको अगले 6-8 महीने, जब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो और जब तक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को वैक्सीन ना लग जाए, अभी नहीं, वैक्सीन आना अलग बात है और लगना दोनों अलग बात है। वैक्सीन की 2 डोज लगेंगी, एक जनवरी में लगेगी, एक फरवरी में लगेगी, उसके बाद मार्च में कहीं जाके इम्यूनिटी डेवलप होगी। मतलब इम्यूनिटी डेवलप करने में भी 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो 3 महीने का कोर्स है रफली इम्यूनिटी डेवलपमेंट होने का। तो इसलिए, और जनसंख्या, हम जो सरकार बात कर रही है कि लगभग 30 करोड़ आबादी को ये लोग जुलाई अगस्त तक वैक्सीन लगा पाएंगे। तो उसके अगर 1-2 महीने और बात करें वैक्सीन में इम्यूनिटी डेवलप करने की, तो अगस्त सितंबर तक शायद 30-40 करोड़ लोगों को वैक्सीन डेवलप लग जाएगी और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी।
कम से कम तब तक अगस्त तक हम लोगों को सारी प्रिकॉशन, चाहे वो हैंड हाइजीन वाली हो, मास्क लगाना हो, बार बार नाक मुंह को ना छूना हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचना हो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी हो, तब तक हमें शिद्दत से चीजें फॉलो करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं तो इससे म्यूटेशन भी रुक जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, म्यूटेशन कब ज्यादा होते हैं? जब वायरस रेप्लिकेट करता है, तो जितना ज्यादा ट्रांसमिशन होगा उतना ज्यादा रेप्लिकेशन बढ़ेगा और उतने ही चांसेस नए म्यूटेशन होने के बढ़ेंगे। म्यूटेशन तो बहुत सारी होती रहती है, लेकिन जितना ज्यादा रेप्लिकेशन होगा, चांसेस है कोई ऐसा म्यूटेशन ना हो जाए जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट, मतलब बहुत बड़ा जीनोम चेंज हो जाना किसी वायरस का। अगर वो हो गया डॉक्टर गुप्ता, तो हमारे हो सकता है वैक्सीन दूसरी बनानी पड़े। आपने कई इंपॉर्टेंट बात बताई है और डॉक्टर गुप्ता की बात को ही आगे मैं डॉक्टर रजत के पास में लेकर के चलता हूं। डॉक्टर रजत, हम हिंदुस्तानियों में एक बड़ी अजीब सी बात होती है, इसे आप खूबी कहें, इसे आप हमारी कमी कहें, कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत बार बहुत जल्दी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बहुत ही बार ओवर कॉन्फिडेंस का हम शिकार हो जाते हैं। हमें ये लगने लगता है ना कि हमारी इम्यूनिटी तो डेवलप हो गई है, तो आगे हम पूरा कोर्स ना करें। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कई केसेस में भारत में देखा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस का पूरा कोर्स उसकी दवाई का नहीं किया जाता और इससे ट्यूबरकुलोसिस और ज्यादा खराब हो जाता है और टीबी रिलैप्स भी हो जाता है और रिलैप्स होने के बाद जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, इनका शरीर पर असर नहीं होने लगता है और यही टीबी आगे जाकर के जानलेवा हो जाती है। अब चूंकि वैक्सीन का डोज 3 महीने में 2 बार दिया जाना है, अगर किसी ने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया और अगर दूसरा नहीं लिया तो उसके लिए खतरा कितना ज्यादा हो जाता है? ये टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए, इम्यूनोजेनिसिटी, पहली बात तो वैक्सीन जो है, हमें सब लोगों को ये समझना है कि वैक्सीन। डॉक्टर रजत, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं। हाँ, नहीं, बेसिकली लोगों में कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। करेक्ट। और लापरवाही की रूप में वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए जो कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जरूर खराब हो सकता है, नुकसान कर सकता है। और अगर आप, क्योंकि ये आपके ही जीवन का सवाल नहीं, जिससे आप बात कर रहे हैं और जिसको संक्रमण दे रहे हैं उसके जीवन का भी सवाल है। जैसे सड़क पे हम जाते हैं तो लोग अगर ओवर स्पीडिंग करें, थ्रिल होता है उसमें, लेकिन इट किल्स। ये हम लोग कहते हैं ना कि थ्रिल बट इट किल्स। और इतना हम लोग जोर लगाते हैं, भाई हेलमेट लगाइए। हमारे 72% जो ऑटोमोबाइल्स हैं भारत की सड़कों पे, वो दो पहिया है, फिर भी लोग जान हथेली पे लेके निकल जाते हैं कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में, और मृत्यु होती है। 100 लोग रोज प्रति दिन हमारी सड़क हादसों में मृत्यु हो जाती है जो हेलमेट नहीं लगाते उस वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों में, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोगों में थोड़ा सा हेल्थ के, स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति हम बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, लापरवाही कर लेते हैं तरह तरह की, और उस पर पूरा ध्यान नहीं देते। लापरवाही का नतीजा क्या होता है, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं अपने दर्शकों को, जिसके बारे में डॉक्टर एमसी मिश्रा कह रहे थे कि आपको ये समझना चाहिए, अगर आप रिकवर भी कर गए ना, बहुत बार रिकवरी के बाद भी आप में कोरोना रिलैप्स हो सकता है या कोई भी बीमारी रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। रिलैप्स होने पर क्या होता है ना, बीमारी और खराब होती है, साइड इफेक्ट ज्यादा होने लगते हैं, और कोरोना में ऐसा ही साइड इफेक्ट देखा गया है ब्लैक फंगस के तौर पर। अब ब्लैक फंगस वाली बीमारी के लक्षण क्या हैं, ये आप देखें, आपको समझना है, ये सिम्टम्स आपको जानने हैं, क्योंकि कोरोना का ये नतीजा होता है, चेहरे के एक तरफ सूजन आ जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद हो जाना, उल्टी आना, बुखार आना, सीने में दर्द होना, साइनस कंजेशन होना, मुंह के ऊपर के हिस्से या नाक में काले घाव होना, और कहा यह जाता है कि अगर कोरोना खराब हो गया तो फिर ब्लैक फंगस का भी खतरा होता है। ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है यह भी आप जाने। ब्लैक फंगस की वजह से 54% मरीजों की मौत हो जा रही है। शरीर में इंफेक्शन कहां है, उससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है या घट सकता है, ये भी बात होती है। ये फंगस जिस एरिया में डेवलप होता है उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। अगर सिर में ये बीमारी हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर समेत कई बीमारियां हो जाती हैं। समय पर इलाज होने पर इससे बचा भी जा सकता है। अगर दिमाग में इंफेक्शन पहुंचा तो मोर्टेलिटी रेट 80% तक हो सकता है। साइनस इन्फेक्शन में मोर्टेलिटी रेट 46% होता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर मोर्टेलिटी रेट 76% हो जाता है।
और डिसमेंटेड इन्फेक्शन में मोर्टेलिटी रेट लगभग 96% तक है। तो कोरोना से जो लोग कमजोर हो चुके हैं उनमें ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ा है। दुनिया में म्यूकर मायोसिस इन्फेक्शन के मामले सिर्फ 2% होते हैं, लेकिन भारत में भी इस तरह के केसेस मिल रहे हैं और इसीलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि वैक्सीन कितनी एक्यूरेट है। डॉक्टर डीके गुप्ता हमें ये जवाब देंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, चाहे वो जाइडस की वैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन, चाहे वो स्पुतनिक 5 हो, इसकी एक्यूरेसी के बारे में हमें बताएं सबसे पहले तो। और एक्यूरेसी के साथ साथ ये भी बताएं कि क्या जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो एंटीबॉडीज जो शरीर में जनरेट हो रही हैं इस वैक्सीन के जरिए, उनका भी एक कोई टाइम फ्रेम होता है कि भाई 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आप इम्यून हो गए, इसके बाद फिर से आपको टीका लेना है? बिल्कुल। तो जो अभी तक जो वैक्सीन डेवलप हुई है उसमें 10-12 वैक्सीन ऐसी जिन पे फेज 3 ट्रायल हो रहा है और उनको लोकल इमरजेंसी ऑथराइजेशन अप्रूवल मिल चुका है। उन सारी वैक्सीन की एफिकेसी 50% से ज्यादा है, जो मिनिमम एफिकेसी चाहिए होती है किसी वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए और किसी वैक्सीन को अप्रूवल देने के लिए। अगर हम बात करें कोविशील्ड, जो सबसे बड़ा रनर अप है हमारे भारतवर्ष के लिए, तो कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, उसकी जो एफिकेसी है 70 से लेकर 90% है, अलग अलग डोज के कॉम्बिनेशन में। अगर एवरेज हम मान लेते हैं 70% कोविशील्ड की है, फाइजर और मॉडर्ना है उसकी लगभग 95% के आसपास है। अगर स्पुतनिक की बात करते हैं तो उसकी भी 95% के आसपास है। अगर हम भारत बायोटेक की जो जाइडस वाली वैक्सीन है, जाइडस को वैक्सीन आ रही है, उसकी भी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई है उसकी भी 80% के आसपास वैक्सीन है जो एफिकेसी है। तो इसका मतलब जितनी वैक्सीन दुनिया भर में डेवलप हो रही है उन सबकी एफिकेसी एक मिनिमम स्टैंडर्ड से ज्यादा है, मतलब 50% से ज्यादा है। और जो हम लोग अभी तक वैक्सीन लगाते हैं हमारे भारतवर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज प्रोग्राम चलता है। उसके अंदर जितनी वैक्सीन लगती है सबकी एफिकेसी 50 से 60% है। हम ज्यादातर वैक्सीन की हमें बूस्टर डोज चाहिए होती है। ऐसा ही हम लोग इसकी मानते हैं जो कोरोना वायरस की, कि हमें मालूम है मोस्ट प्रॉब्ली इसकी हमें एक तो मिनिमम 2 डोज रिक्वायरमेंट है और 2 डोज लगने के बाद 4 हफ्ते के बाद वैक्सीन की इम्यूनिटी डेवलप होगी। उसके बाद अभी स्टडी होनी है, कुछ स्टडी हुई है जो अभी प्रोराटा बेसिस पे देखा गया है कि मिनिमम जो वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज रहेंगी हमारे पास, लगभग 1 साल तक तो मिनिमम रहेंगी और मैक्सिमम 2 से 3 साल रह सकती है। तो इसलिए हमें 1 साल बाद या कुछ वैक्सीन में 2 साल या 3 साल पे बूस्टर लेने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रजत के पास में हम चलें, लेकिन उससे पहले निशा, एक और सवाल। हिंदुस्तान में एक जो एटीट्यूड है ना कि काम चलता है, काम तो चल ही जाएगा, ये जो काम चलाऊ एटीट्यूड है बहुत बार खतरनाक हो जाता है। हमें ये लगता है ना कि उसे कोरोना हो सकता है, हमें नहीं हो सकता, उसे वैक्सीन की जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। वैक्सीन के बाद हमें क्या इम्यूनिटी मिलेगी? हम तो देसी आदमी हैं, हम तो रफ टफ आदमी हैं भैया, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो खेतों में काम करते हैं, हम तो सड़कों पर चलते हैं, हम तो कालिख में काम करते हैं, हमें तो हर तरीके से अपने शरीर को ढाल लेने की आदत सी होती है। आपको लगता नहीं एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ में पूरे हिंदुस्तान के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए एक कोविड प्रोटोकॉल बनना चाहिए? कोविड प्रोटोकॉल में डूज एंड डोंट्स बिल्कुल तय होने चाहिए। डूज एंड डोंट्स को कानूनी दायरे में लेकर के आना चाहिए और यही कानूनी दायरा ये तय करे कि ये कोविड का प्रोटोकॉल है, हर किसी को फॉलो करना होगा। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कानूनी तौर पर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी, जो हमारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर देता है नए रूल्स, नए रेगुलेशंस लाने के लिए इन ऑर्डर टू डील विद द पेंडेमिक। पर जैसे कि ईच पेंडेमिक हैज इट्स ओन नेचर एंड कैरेक्टर, तो मेरा ये मानना है कि एक एक्ट बना के हम वो सब पेंडेमिक को कवर नहीं कर सकते और ये करना बहुत ही कठिन होगा। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि एक अकेले कानून के जरिए ही सब कुछ कवर नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन होगा। डॉक्टर एमसी मिश्रा, अब वैक्सीनेशन को लेकर के जो ड्राई रन की तैयारी है, इस ड्राई रन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। और ड्राई रन क्या इस बात का संकेत है 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन ज्यादा से ज्यादा अब रह गए हैं जब भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? देखिए, ड्राई रन का पर्पज है कि जो हमने प्रोसेसेस तैयार किए हैं, जो प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं, क्या वो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, और जब रियल पेशेंट आएगा तो वो उसका जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, और उसको कोई साइड इफेक्ट है उसके लिए ऑब्जर्वेशन करना होगा और उनको डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। तो जिस तरह से आप देखते हैं हमारे जो इलेक्शन
जब होता है उसमें भी एक ड्राई रन किया जाता है इसी प्रकार से। उसी प्रकार से ये भी होगा। इसमें चूंकि दवाई दी जानी है हर व्यक्ति को, तो थोड़ा सा और ज्यादा कि जो लोग वहां पे मौजूद हैं जो इंजेक्शन लगाएंगे वो कौन लोग हैं, कहाँ से पेशेंट एंटर करेगा, लगवा के फिर वो कहाँ वेट करेगा घर जाने से पहले आधे घंटे, और उसके बाद वो अपना कार्ड लेके, और कोविन की जो एप्लीकेशन है उसमें डेटा फीड होता रहेगा इनका, और उसके बाद वहां से वो घर चला जाएगा और उनको नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी कि आपको दूसरी डोज के लिए किस दिन, किस वक्त और किस दिन आना है, किस जगह पे आना है। तो ड्राई रन का यही पर्पस होता है। जैसे हम कहते हैं पेशेंट सेफ्टी, हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल्स होते हैं, पेशेंट सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, हॉस्पिटल सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो उनको जो बीच बीच में हम लोग ड्रिल करके, एक डिजास्टर प्लान होता है हर हॉस्पिटल का, ब्लू कोड होता है, और इस तरह से एक्टिवेट करके उनको एक ड्रिल की जाती है पीरियोडिकली, जिससे हमारा सिस्टम ये उसमें जांच लिया जाए कि ड्राई रन के जरिए एक तरह से ये देखा जाता है कि वैक्सीनेशन की बुनियाद कितनी तैयार हो गई है, जितने भी हर्डल्स हैं उन्हें देख लिया जाता है। लेकिन 2000 साल में फैली बड़ी 11 महामारियां और महामारियों ने पूरी दुनिया में आखिरकार कितनी जिंदगियां ली हैं, क्या हम ये चला सकते हैं? चलिए ठीक है, अब 2000 साल में जितनी महामारियां रही हैं उन्हें लेकर के एक रिसर्च है जो हमारी पीसीआर एडिटोरियल टीम ने तैयार की है। ये रिसर्च बहुत ही कारगर है। देखें आप, कोरोना कोई पहली महामारी नहीं है। साल 165 में आया था एंटोनियन प्लेग, 50 लाख लोग पूरी दुनिया में मारे गए थे। जस्टिनियन प्लेग साल 541 में आया, 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। द ब्लैक डेथ 1347 से लेकर के 1351 तक इसका असर रहा और 20 करोड़ लोगों की डेथ एंटोनियल प्लेग वगैरह से हुई है। एक एक करके अगर हम बदलते रहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एंटोनियल प्लेग अभी आप दिखा रहे हैं, साल 165 में आया, 50 लाख की मौत हुई है। स्मॉल पॉक्स साल 1492 में आया, 35 करोड़ लोगों की मौत हुई। हैजा 1817 में आया, 10 लाख लोगों की मौत हुई। और जिस तरह से डीके मिश्रा मुझे ये बताएं, जिस तरह से स्पेनिश फ्लू ने डराया, जिस तरह से एशियन फ्लू ने डराया, जिस तरह से हैजा ने डराया, हांगकांग फ्लू हो गया, HIV एड्स हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, उस तरह से क्या कोविड-19 से पूरी तरह से लड़ने की शक्ति पूरी दुनिया को इस साल मिलने जा रही है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं। डॉक्टर डीके मिश्रा। डॉक्टर डीके गुप्ता। हाँ, डॉक्टर डीके गुप्ता। हाँ जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले जो बर्ड फ्लू का वायरस था वो बर्ड फ्लू बन गया, जो स्वाइन वायरस था वो स्वाइन फ्लू बन गया। कोविड भी, कोरोना वायरस भी कोरोना फ्लू बन जाएगा, लेकिन हमें कुछ दिनों तक संयम रखना पड़ेगा, कुछ दिन तक प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। इस साल में ये कोरोना फ्लू बनने जा रहा है। अगर हम थोड़ी सी भी सावधानियां बरतेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा। पहले हम किसी बीमारी को कंट्रोल करते हैं, फिर उसको एलिमिनेट करते हैं, फिर उसको इरेडिकेट करते हैं। तो अभी हमें पहले इसको कंट्रोल करना है। जैसे हम पोलियो को इरेडिकेट कर चुके हैं, पूरा खत्म कर चुके हैं जड़ से, ऐसे ही हम स्मॉल पॉक्स को पूरा जड़ से खत्म कर चुके हैं। मीजल्स को हम एलिमिनेट कर चुके हैं, इरेडिकेशन के फेज में है। तो ऐसे ही हर बीमारी को हम फेज वाइज करते हैं, इरेडिकेट करते हैं। उसके लिए पहला स्टेप होता है कंट्रोल करना। तो अभी हम सबका फोकस होना चाहिए कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। और कंट्रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन, जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं, इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। उसके तरीके वही है। अब हमारे पास वैक्सीन आ गया है, तो वैक्सीन सब लोगों को लगवाना चाहिए। जाति, भेद और धर्म से ऊपर उठकर सबको लगवाना चाहिए, बिकॉज वो उनके लिए नहीं है, सेल्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं है, बाकी दूसरी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए भी जरूरी है। बिकॉज सब लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। अब मैं प्रोग्राम के चूंकि कंक्लूडिंग पार्ट में हूं और तीनों ही डॉक्टर्स को मैं एक बार मौका देना चाहता हूं कि एक डॉक्टर्स मैसेज टू द नेशन जरूर जाए देश के लिए। अगर 30 सेकंड का एक क्विक और ब्रीफ मैसेज आप लोग देना चाहें, डॉक्टर MC मिश्रा आपके जरिए 30 सेकंड में अगर देश को एक संदेश आप देना चाहेंगे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कैसी होनी चाहिए, वैक्सीनेशन को लेकर के कोई संदेश आपको देना हो। मैं यही कहूंगा सब अपने जो भी आपके दर्शक हैं, हमारे जो नागरिक हैं देश के, कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर ध्यान दें। और चूंकि अभी हम पैंडेमिक से उभरे नहीं हैं, तो ये ना माने कि वैक्सीन आ गई और पैंडेमिक खत्म हो गया, या केसेस कम होने लगे, पैंडेमिक खत्म हो गया। बराबर बचाव के उपाय जो मास्क, डिस्टेंसिंग, हाइजीन, गैदरिंग्स में नहीं जाना, पार्टीज नहीं करना, ये सब चलने दें। डॉक्टर रजत, आपका हेल्दी न्यू ईयर मैसेज।
मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग सब लोगों को जिसको हमें 100% कंप्लायंस के साथ लगवाना चाहिए, साथ साथ हमें जो भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है वो हमें कंटिन्यू करने चाहिए। वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड्स टिल द टाइम इट्स नॉट एलिमिनेटेड। ठीक है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका कोरोना फ्री मैसेज। मैं यही चाह रहा हूं, हम सब नागरिकों को ध्यान रखना चाहिए कि इस साल में हमें कोरोना को कंट्रोल करना है और इस साल को हेल्दी न्यू ईयर बनाना है। और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहे वैक्सीन लगवाना पड़े, चाहे हमें मास्क लगाना पड़े, चाहे हमें सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, हम इस साल पूरे साल लेंगे, अगले साल हेल्दी न्यू ईयर रखेंगे हम। निशावंत, एक क्लोजिंग कमेंट। जी, क्लोजिंग कमेंट में मैं ये सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी कि वैक्सीन आने से पहले ये जो ड्राई रन वाला पीरियड है, इसमें सरकार को मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी कर्मचारी तैनात हैं वैक्सीन के काम में, उनका अच्छे से परीक्षण होना चाहिए, उनकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, ये सब कुछ पहले ही ऑर्डर वाइज होनी चाहिए, प्लेस में होनी चाहिए, कि जिससे जब वैक्सीन आए, जब हकीकत में वैक्सीन सामने आए तो देशवासियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी प्रोटोकॉल हो, उस पर कैसे काम किया जाए, ये सब परीक्षण पहले से ही कर लेने। निशाबंद, डॉक्टर रजत, डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर अरुण पांडे, डॉक्टर डीके गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ रहने के लिए। अंत में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, ये आपकी जिंदगी है, ये अपनों की जिंदगी है, इसे बचा करके रखिए, इसे महफूज रखिए। और साल के होते हैं 365 दिन। 365 दिन 2020 के, जिन्होंने दर्द दिया, जिन्होंने तकलीफ दी और जिन्होंने ये भी कहा कि चुनौती क्या होती है जिंदगी की। लेकिन साल 2021 के जो 365 दिन है ना, ये जिंदगी के हैं, ये मुस्कान के हैं, ये मुस्कुराहट के हैं, ये उम्मीदों के हैं। इन्हें उम्मीदों का ही बन करके रहने दीजिए। और भले ही वैक्सीन आ जाए, भले ही टीका आ जाए, बावजूद इसके मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और अपनों से ये भी आप कहें कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि अगर आप सावधानी रखेंगे तभी याद रखिएगा कि वैक्सीन वाला साल 2021 अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा। और एक बार फिर से अंत में पूरी टीम की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी हेल्दी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए, बहुत अच्छा रहे, बहुत बेहतर रहे, जिंदगी से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे, कोरोना फ्री रहे, ऐसी हमारी उम्मीद है। नमस्ते, शुभकामनाएं।